हेलो फोन चालू ना। स्वतंत्रता के 75 साल बाद जो कि आज अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और इसी साल में एक बहुत बड़ी जीत यहाँ के जो आदिवासी कार्यकर्ता है उन्होंने हासिल की है। तो हम जान लेते हैं कि ये जीत उन्होंने कैसे हासिल की। तो इसके पीछे एक राज ये है कि अब तक जो है इस गांव को रास्ता नहीं था, यानी डांबर का रास्ता नहीं था, पक्का रास्ता नहीं था। तो कच्चे रास्ते से ही लोग चलते थे, बड़े बड़े बोल्डर ये रास्ते पे थे। तो गाड़ी जो है फोर व्हीलर कोई आ नहीं पाती थी, कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाती थी। तो ये भिंगारा, 40 टापरी, गोमाड़िक और गोमाड़दो ये 4 गांव यहाँ पे है और ये बुल्ढाने का सबसे आखिरी गांव है भिंगारा। यहाँ से हम देखेंगे कि ये एमपी की बॉर्डर लग जाती है और ये जो दिख रहा है ये कलोरी नाम का एमपी का गांव है। ये एमपी का आखिरी गांव है, तो ये महाराष्ट्र का आखिरी गांव है। तो ये महाराष्ट्र और एमपी की सीमा भी है। तो ये जो 3 फुटी से भिंगारा तक का जो रास्ता था, आज तक कई नेता हो, कई आदिवासी के बीच में आकर लीडरशिप करने वाले लीडर थे, वो आए यहाँ पे, लेकिन किसी ने भी आज तक जो काम नहीं किया, नहीं कर पाए। वो जो कि आदिवासी में नेता बनने को आए थे, लीडरशिप करने आए थे, वो नहीं कर पाए वो काम। सरदार आवासे जी, उसी तरह हमारे सरपंच राजेश भाई, मोहन भाई, और मोहन भाई भी यहाँ पे हाजिर है, जो कि जवान सिंह भाई जिन्होंने ये गांव बसाया था आज से 60-65 साल पहले, तो उनके सुपुत्र है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ये जो इन्होंने काम किया है, तो इसके पीछे मैं कहूँगा कि आदिवासी में सामूहिकता, सामुदायिकता, सामाजिकता, आपसी भाईचारा, प्रेम, ये जो जीवन दृष्टि है, ये जीवन पद्धति है, ये उनमें रहती है। तो बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे लीडरशिप करने आते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि आदिवासी से उन्होंने सीखना चाहिए कि लोकशाही पद्धति क्या होती है। क्योंकि आदिवासी में जो लोकशाही पद्धति है उसमें सामूहिक निर्णय लिया जाता है और उनमें लोकशाही ऐसी होती है कि एक आदमी का भी विरोध हो तो उसको भी सब मिल के मनाते हैं और उसको उस काम के लिए तैयार करते हैं। और इसी सामूहिकता की बदौलत पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें सब गांव ने निर्णय किया था कि हमारे जो काम है कास्ट वैलिडिटी का हो या फिर ज़मीन के पट्टों का हो, 2006 का जो वन कायदा है उसके अनुसार हमको पट्टे मिलना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी मिलना चाहिए, यहाँ पे जो है रास्ते होना चाहिए, 40 टापरी में स्कूल होना चाहिए। इसके लिए जो न्यायालयीन लड़ाई जो है वो सरदार आवासे ने लड़ी थी। तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं उनसे। भाई सरदार भाई, जय जोहार, बोलिए। तो आपकी जो लड़ाई है वो किस तरह से आपने लड़ी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ऐसा देखा जाए कि भारत देश स्वतंत्र होकर होकर 75 साल पूरे हो गए, तो हमारे आदिवासी भाइयों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो मिली नहीं। और यहाँ पे जो कुछ लीडरशिप लोग हैं वो आते थे, आदिवासी भाइयों को बोलते थे कि तुम्हारे को हम रास्ता तुम्हारे को उपलब्ध करा देंगे, लाइन पहुंचा देंगे और जो बाकी जो सुविधा है वो भी देंगे। लेकिन ऐसे हमारी यहाँ पे जो हमारे दादा परदादा थे वो 2-3 पीढ़ी निकल गई, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। आश्वासन देकर जाते थे खाली, उसके बगैर उन्होंने कुछ किया नहीं। तो हमने गांव वाले को मैंने पंचायत बैठाई, वहाँ पे हमने फैसला लिया कि भाई ये काम होते क्यों नहीं। ऐसा कुछ जो बाबा साहब ने जो कलम लिखे है उसमें अपन बचते नहीं क्या, सब जो चीज़ें हमने पढ़ाई की, फिर उसके बावजूद हमने एक एक मुद्दे उठाने चालू कर दिए। तो
तो एक मुद्दा ऐसा है कि हमने 2019 में लोकसभा पे हमने बहिष्कार डाली, तो हमने 100% वो सक्सेस करके दिखाई। बाद में हमने बहुत सारे आंदोलन मोर्चे ये भी किए हैं, और ऐसे धीरे धीरे हमारी जो काम की जो गति है वो बढ़ती गई। और एक और भी हमने एक बड़ा फैसला लिया था कि हम अगर महाराष्ट्र सरकार हमें जो सुविधा है अगर वो नहीं दे पाएंगी तो हम मध्य प्रदेश में जाना चाहेंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जाने का एक ही मांग थी कि भाई मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये बाउंड्री पे हमारा गांव है। अगर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सरकार अगर हमारे को जो सुविधा नहीं देंगी तो जो हमारा गांव है वो मध्य प्रदेश में विलीनीकरण कर दो, ऐसे हमने महाराष्ट्र सरकार से मांग की थी। वहाँ से फिर हम देखेंगे कि पहले जो ये भिंगारा था या पूरा विदर्भ था ये सीपी एंड बेरार में था, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, तो इसमें था। और ये बाद में जो है महाराष्ट्र अलग हुआ वो भाषिक क्षेत्र करके। तो मध्य प्रदेश में जो है वो भिलाला हो बारेला हो इनको आदिवासी करके मान्यता है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो कोटवार बुक वगैरह काफ़ी जो जाचक है ये क्या बोलते हैं अट है वो डालती है। तो इसके बारे में आप क्या कहो? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र और एमपी जब एक स्वतंत्र भू प्रदेश था, हाँ। जब 1960 में जब उनका जो डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होने के बाद हम जो जगह हम जहाँ रहते थे वही जगह पे हम अभी भी है और पहले भी थे। तो आपको पूछा गया था क्या कि आप एमपी में रहना चाहते हो कि इधर आना चाहते हो? हाँ, जब हमने जब मुद्दा उठाया विलीनीकरण का, तो हमें यही मुद्दा उन्होंने कहा कि हम आपको सुविधा देंगे, आप कहीं में जाओ वहीं पे हम तुम्हारे को सुविधा देंगे। में हमने ऐसे एक एक करके जो ऐसे आंदोलन हुआ, बाद में हमने महाराष्ट्र मुंबई में जो कोर्ट है मानवीय हक का है वहाँ भी जाके हमने केस दाखिल किए कि हम भारत देश स्वतंत्र को सबको ये सुविधा मिल रही है और हमारों को नहीं मिल रही, उसकी वजह क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने वहाँ के कोर्ट में केस डाली है। बिल्कुल आपने सच बात कही कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है उसमें उन्होंने जो मूलभूत मानवाधिकार दिए हुए हैं कि जैसे शिक्षण है, आरोग्य है, और तो ये पहुंच रास्ता है, तो ये जो है ये सभी मानवाधिकारों से 75 साल से भिंगारा जो है ये वंचित था। तो इसी मामले में आपने जो काम किया वो सराहनीय है। तो आपने ये कोर्ट की लड़ाई कैसे लड़ी फिर? मेरे कोई दोस्त है वहाँ पे बहुत सारे, मैंने उनसे जानकारी ली कि भाई मेरा गांव बहुत पीछे रह गया तो उसमें सुविधा नहीं है। तो मुझे प्रशांत सोनोने के जैसे सामाजिक कार्यकर्ते उन्होंने मेरे को सलाह दी कि भाई बाबा साहेब ने जो कलम लिखी है उसके तहत तुम्हारे को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है। तो उसके मार्गदर्शन के तहत पर मैं मुंबई पहुंचा, वहाँ पे जो केस दाखिल की वो वहाँ से सुनवाई जो चालू हुई, वो सुनवाई के तहत जो मुद्दे निकले वो ऐसा विकास होते हुए हमारे गाँव RR पाटिल सुंदर गांव जैसा हमारा ग्राम पंचायत को निधि कम आती है, तो हमने तय किया कि अभी पैसा कहाँ से लाना। एक अहम बात थी कि पैसा नहीं है तो गांव का विकास नहीं हो सकता। तो मैंने महाराष्ट्र शासन की कुछ पुरस्कार की योजना देखी, उसमें सुंदर गांव RR पाटिल सुंदर गांव एक योजना दिखी, उसमें मैंने ग्राम पंचायत से भाग लिया। तो पहले साल हमारों को 81% मिली थी, उसमें भी राजकारण हो गया, वो योजना दूसरे ग्राम पंचायत ने लेके गए। लेकिन दूसरे साल गवर्नमेंट को मैंने जो मेरी मांग थी मैंने छोड़ा नहीं, मैं चालू रखी, कंटिन्यू चालू था। तो उसमें दूसरे साल ये साल हमारे को वो पुरस्कार भी मिला। मतलब जो पिछले साल जो अन्याय हुआ था वो उसकी भरपाई इस साल हो गई आपकी, और आपको सुंदर ग्राम करके भिंगारा को जो पुरस्कार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। तो मैं ये कहूँगा कि आज आप जो रास्ते से चल के आए तो पहली बार आप जो है खड़ीकरण हुआ है और कुछ ही दिनों में डामरीकरण भी हो जाएगा, पक्का रास्ता हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये गाड़ी पे रास्ते से चलते हुए आई गाड़ी आपकी, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। हाँ रोड हो गया तो हमारा बहुत अच्छा हो गया। हाँ। हमारे गांव में जब रोड नहीं था, कुछ सुविधाएं नहीं थे, तो जब बीमार गिरता था तो उसको हम कंधे पर उठा के दवाखाने में लेके जाते थे। उसको ही रास्ते में आधे बीच में दम तोड़ता था। हाँ। कोई भाई डिलीवरी रहे तो उनको सुविधा नहीं, जाने आने का हमारा रास्ता नहीं था, तो उनका भी कुछ लोग ऐसे में मर गए वो लोग। हाँ। रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, कुछ एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण जल्दी नहीं पहुंच सकते ना। हाँ। इसलिए अभी रोड होने के कारण हमारे गांव में एम्बुलेंस पहली बार पहुंची है, और उसका भी हम मतलब
कुछ गर्व से कह सकते हैं कि रोड होने की वजह से हमें कोई ये बिल्कुल नवनिर्वाचित यंग हमारे सरपंच है राजेश भाई मोहन भाई आवास से। ये उनकी आप बीती बता रहे हैं कि रोड बनने से क्या क्या सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही है कि पहली बार एम्बुलेंस अभी पहुंची है। जैसा रास्ता होने से जो चीज़ें है वो उपलब्ध है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ कि जो हम महाराष्ट्र सरकार वो जो केंद्र सरकार से घरकुल जो योजना है तो बनाने के लिए 1,20,000 मिलते थे। तो हमारे को जो घरकुल बनाने के लिए जो मटेरियल है वो लाने यहाँ तो पहुँचाने के लिए 10,000 रुपये लगते थे। तो आज वही आंकड़ा 10,000 से घट के 5,000 पे आ गए, तो हम 1,20,000 में वो घरकुल बना सकते। पहले हमारे को कम मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये लगता था। और दूसरी बात है यहाँ के जो टीचर है तो भिंगारा नाम सुन के ही कोई आते नहीं थे, यहाँ पे बदली करवा लेते, पैसे देके कैसे ही बदली करवा लेते। जो जिसको पनिशमेंट पे जो आता था वो टीचर यहाँ पे आता था और बाद में वो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ध्वजारोहण को ही पाया जाता था यहाँ पे, और बाकी समय में वो वहाँ पे गैर हाजिर रहता लेकिन था। आज उत्सुक है सब आने के, कोई भी जो नौकरी करने वाले हैं वो उत्सुक है। भिंगारा बोले तो अभी लेने के लिए, गांव लेने के लिए उत्सुक है। पहले हाँ। गांव लेने के लिए डरते मतलब अभी भिंगारा लेने के लिए लोग तरस रहे हैं हाँ। कि भाई आदर्श गांव में हमको जाना है। और यहाँ की आबो हवा भी आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से सातपुड़ा से घिरा हुआ है और काफ़ी सुंदर ऐसा ये हिल स्टेशन है, और ये सबसे बढ़िया हिल स्टेशन बुल्ढाने का कहा जाता है। जो कोर्ट का जो निर्णय था वो कोर्ट के निर्णय में बहुत सारे जो सुविधा थी, जो मूलभूत सुविधा, तो वो उपलब्ध अभी भिंगारा में जो रोड तो हो गया। उसके बाद गोमाल चाय स्टाबरी का जो समस्या है तो वहाँ पे भी दोनों गांव में स्कूल भी अभी उसका भी टेंडर निकल गया, उसका भी अभी काम होएगा। अभी दूसरी बात रास्ता है, तो वो रास्ता के लिए भी हमारे मतदार के जो आमदार कुटी है उन्होंने भी एक कुटी का प्रोजेक्ट अभी रोड का डाला हुआ है, वो भी काम अभी जल्द से जल्द चालू होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे होते जा रही हैं। बिल्कुल सरदार आवास से हो और हमारे नवनिर्वाचित सरपंच राजेश भाई हो, तो आखिर उनका यही कहना है कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, और नेताओं का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। और इसी पे उन्होंने अमल किया, इसलिए आज उनको ये रोड भी मिल पाया और स्कूल भी मिल पाई, और उन्होंने जो न्यायालयीन लड़ाई लड़ी उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाले कल के लिए भी उनको अच्छे अच्छे काम करने के लिए उबंटू उलगुलान चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जोहार, जय हिंद।